नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर पेपर कोड C8। पेपर कोड C8 जिसका कि नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम। ज्ञान और पाठ्यक्रम के इस पेपर में पहला यूनिट जो है वह है शिक्षा, ज्ञान और दर्शन के बीच अंतर समझ की समझ। तो इसमें हम पिछली क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि शिक्षा, ज्ञान और दर्शन को तीनों को पहले अलग अलग पढ़ेंगे, फिर अपने आप अंतर समझ उसमें से विकसित हो जाएगा। तो शिक्षा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जिसमें कि हमने शिक्षा के अर्थ और शिक्षा का परिभाषा जाना था, पश्चात अवधारणा के अनुसार भी और भारतीय अवधारणा के अनुसार भी। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे शिक्षा के प्रकार का। तो आज हम वही शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार। देखिए, शिक्षा के तो प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः आपको आपके सिलेबस के अनुसार 8 प्रकार पढ़ने हैं और उस 8 प्रकार को हम जानेंगे। उसके इस 8 प्रकार के अलावा थोड़ी सी हम औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 8 प्रकार को हम शुरू करते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है प्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा है क्या? प्रत्यक्ष शिक्षा वैसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें कि शिक्षक और छात्र आमने सामने होते हैं। जैसे कि क्लासरूम हो गया, ये प्रत्यक्ष शिक्षा हो गया कि शिक्षक सामने है और छात्र भी सामने है। वहाँ शिक्षक छात्र को शिक्षा दे रहे हैं और छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा जो है वह प्रत्यक्ष शिक्षा कहलाएगी, जिसमें छात्र और शिक्षक जिसमें आमने सामने हो वह शिक्षा प्रत्यक्ष शिक्षा कहलाएगी। और इसमें मुख्यतः क्लासरूम का शिक्षा तो माना जाता है। और प्रत्यक्ष शिक्षा में छात्र और शिक्षक दोनों आमने सामने होंगे, लेकिन यहाँ ये भी मायने रखता है कि छात्रों की संख्या जो है वह एक नहीं होनी चाहिए, एक से अधिक होनी चाहिए। अगर एक शिक्षक रहेंगे तब वो फिर दूसरी शिक्षा में आ जाएगी। तो ऐसी शिक्षा जो है वह अप्रत्यक्ष शिक्षा है। अब फिर हम इसके दूसरे प्रकार पर आते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा के बाद इसका दूसरा प्रकार जो है वह है अप्रत्यक्ष शिक्षा का। देखिए, अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या है, इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख समझाते हैं। अभी जो आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये ऑनलाइन शिक्षा, ये अप्रत्यक्ष शिक्षा है। मतलब वैसी शिक्षा जिसमें शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाए। इसमें हम टीवी को भी कर सकते हैं जो अप्रत्यक्ष शिक्षा है, रेडियो को भी कर सकते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा, या ऑनलाइन क्लासेस जो चलते हैं वह सारे अप्रत्यक्ष शिक्षा के दायरे में आएंगे, क्योंकि उसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं। शिक्षक कहीं और से अपनी कक्षाएं संचालित करते हैं और छात्र घर या अपनी सुविधानुसार जगहों पर बैठ करके उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। यह शिक्षा जो है अप्रत्यक्ष शिक्षा कहलाती है। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा आ जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा जो है वो अप्रत्यक्ष शिक्षा के कैटेगरी में आता है, जो हम टेलीविजन के द्वारा शिक्षा प्राप्त करेंगे।
वह शिक्षा भी अप्रत्यक्ष शिक्षा कहलाएगी, या फिर रेडियो के माध्यम से जो हम शिक्षा प्राप्त करेंगे वह शिक्षा भी अप्रत्यक्ष शिक्षा कहलाएगी। तो ये था अप्रत्यक्ष शिक्षा, जिसमें शिक्षक और छात्र आमने सामने नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर रहते हुए शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं। मतलब शिक्षक देते हैं और छात्र ग्रहण करते हैं। यह शिक्षा और प्रत्यक्ष शिक्षा के कैटेगरी में आएगा। अब आते हैं हम शिक्षा के तीसरा प्रकार पर। शिक्षा का जो तीसरा प्रकार है वह है वैयक्तिक शिक्षा का। तीसरे प्रकार में है शिक्षा का तीसरा प्रकार है वैयक्तिक शिक्षा। वैयक्तिक शिक्षा क्या है? आप लोग ट्यूशन पर जरूर पढ़े होंगे या नाम जरूर सुने होंगे, ट्यूशन क्लासेस जो चलते हैं कि जिसमें कि शिक्षक छात्र के घर आते हैं या छात्र शिक्षक के घर जाते हैं। वहाँ छात्रों की संख्या सीमित होती है, 1 2 3 4 तक ही होती है, चाहे जो भी छात्रों की संख्या हो। तो वो ट्यूशन जो है वह वैयक्तिक शिक्षा की, मतलब व्यक्तिगत रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षक के घर छात्र आए या छात्र के घर शिक्षक जाएंगे, ऐसी शिक्षा को हम वैयक्तिक शिक्षा के दायरे में लाते हैं। अब शिक्षा का जो अगला प्रकार है वह है सामूहिक शिक्षा। चौथा पॉइंट है इसमें सामूहिक शिक्षा। अब देखिए सामूहिक शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा जो समूह में दी जाती है। तो आप लोग सोचे होंगे प्रत्यक्ष शिक्षा भी तो समूह में दी जाती है, इसे भी सामूहिक शिक्षा कर सकते हैं। नहीं, ऐसी शिक्षा को हम वैसी शिक्षा को हम प्रत्यक्ष शिक्षा कहेंगे। सामूहिक शिक्षा का वो व्याख्या नहीं है। सामूहिक शिक्षा वह शिक्षा है कि जहां शिक्षा लेने वाले व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। बंधन का मतलब उसकी आयु, उसकी संख्या। जैसे कि हम किसी कक्षा में शिक्षा प्रदान करते हैं तो उस कक्षा में जितने नामांकित छात्र हैं वही शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके अलावे कोई उस कक्षा में दूसरा आके शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। मतलब उस कक्षा की जितनी कैपेसिटी है जो नामांकित छात्र की, उतना ही आकर के अपनी क्षमता के अनुसार उस कक्षा में शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन सामूहिक शिक्षा क्या है? जिसमें कोई बंधन नहीं है, चाहे किसी भी आयु वर्ग के क्यों न हो, चाहे कितनी भी संख्या क्यों न हो जाए, वहां शिक्षा प्रदान की जाती है। और सामूहिक शिक्षा मुख्यतः धार्मिक क्षेत्र में जाती है। सामूहिक शिक्षा मुख्यतः धार्मिक क्षेत्र में दी जाती है। धार्मिक क्षेत्र का मतलब आपने बहुत सारे प्रवचन का देखे होंगे, गोष्ठियों का बारे में सुना होगा कि वहाँ कि कोई आयु बंधन नहीं होता है, आने जाने का किसी का समय निर्धारित नहीं होता है। जिनको अपनी श्रद्धा अनुसार वह आते हैं, अगर कहीं प्रवचन चल रहा है तो वहाँ आकर के वह सुनते हैं और उससे वह शिक्षा ग्रहण करते हैं। वैसी जो भी शिक्षा व्यवस्था है वह सभी सामूहिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला इसका पॉइंट शिक्षा का प्रकार है वह है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा। अब यहां एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि विशिष्ट शिक्षा भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वैसी शिक्षा जो कोई बाधित बालक हो, चाहे कर्णबाधित, दृष्टिबाधित, मानसिक रूप से बाधित, वैसी बालकों को भी जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे भी विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। लेकिन यहाँ वह मतलब नहीं है इस विशिष्ट शिक्षा में। यहाँ मतलब है कि हम किसी खास क्षेत्र के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमें किस फील्ड में जाना है। जैसे कि आप लोग को शिक्षक बनना है तो आप लोग यहाँ बीएड का कोर्स कर रहे हैं। मतलब स्पेशली अगर शिक्षक बनने के लिए सोच लिए हैं तो तभी आप यहाँ बीएड के कक्षा में मौजूद हैं या बीएड का ऑनलाइन
कर रहे हैं कि आपको शिक्षक बनना है, तो यह शिक्षा जो विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में आएगी कि एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित छात्र पहले करता है, उस निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही वह शिक्षा ग्रहण करता है, तो वैसी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आएगी। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उस अनुसार वह अपने विषय का चयन करेगा और शिक्षा ग्रहण करेगा। किसी को इंजीनियर बनना है तो उस अनुसार से अपने विषयों का चयन करके शिक्षा ग्रहण करके इंजीनियर बनेगा। तो किसी खास क्षेत्र में दक्षता प्रदान कर जब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त की जाती है तो वैसी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। और एक अगला इसका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, सकारात्मक शिक्षा। और एक 8वां भी पॉइंट लिख देता हूं मैं, यह है नकारात्मक शिक्षा। देखिए, ये दोनों शिक्षा जो है कहीं प्रदान नहीं की जाती, मतलब किसी विद्यालय या किसी माध्यम से प्रदान नहीं की जाती है। लोग आपस में ही ऐसी शिक्षा दे देते हैं या प्रदान कर देते हैं। जैसे किसी ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, चाहे आप लोग ने ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें शिक्षक बनना है, हम बीएड कर लेंगे, तो उसमें से कोई व्यक्ति आपको ये कहे यह बहुत ही कठिन विषय है, बहुत ही कठिन कोर्स है, ये तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, और आपने उसके कहे अनुसार छोड़ दिया। मतलब आपको उसने जो शिक्षा दिया उसने ग्रहण कर लिया और आपको अपने लक्ष्य से भटका दिया। लक्ष्य से भटक करके आपने अपने लक्ष्यों को पीछे छोड़ दिया, तो वो शिक्षा आएगी नकारात्मक स्वरूप में। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको सकारात्मक बातें बता दे कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके बारे में कहे कि नहीं, ये जो तुम कर सकते हो, तुम्हें क्षमता है, ये बहुत आसान है, प्रयास करो, सफलता जरूर मिलेगी, और आपने उसके प्रेरणा से, मोटिवेशन से उस पथ पर आगे बढ़ते रहे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, तो वह शिक्षा जो है सकारात्मक शिक्षा कहलाएगी। तो ये थे सारे शिक्षा के प्रकार, तो आपने जाना। और शिक्षा के प्रकार में एक औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा भी आता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे। जैसे कि औपचारिक से शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, ये आपको पढ़ना भी नहीं है, तो आगे इसी टॉपिक में इसका थोड़ा सा चर्चा है, जब आएगा तो उस जगह हम औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के टॉपिक को आते हैं शिक्षा प्रक्रिया की विशेषता। और हम जानेंगे शिक्षा प्रक्रिया की विशेषता। देखिए, शिक्षा प्रक्रिया की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें भी हम एक एक करके पढ़े हैं। सबसे पहला जो विशेषता है वह कहा गया है शिक्षा प्रक्रिया की विशेषता में कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। और इस विशेषता को जो बताया है वह बताया है, विशेषता के जो या कह सकते हैं समर्थक है वह है एडम्स और रॉस। बहुत ही बड़े एडम्स और रॉस शिक्षा शास्त्री के साथ साथ दर्शन शास्त्री भी हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। यहाँ द्विमुखी प्रक्रिया से मतलब है कि शिक्षा में सिर्फ दो तरह के लोगों का काम है, एक शिक्षक और दूसरा छात्र। मतलब एक शिक्षा देने वाला और दूसरा शिक्षा
ग्रहण करने वाला। तो ये एडम्स और रॉस के द्वारा कहा गया है। लेकिन ये आप आगे पढ़े कि एडम्स ने बहुत कुछ कहा है, आगे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया भी है, तो हम आगे के पॉइंट में जानेंगे। लेकिन इस पॉइंट में इतना जानिए कि शिक्षा तो एक मुख्य प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र होते हैं, दो का ही काम है, इसलिए शिक्षा को एडम्स और रॉस ने। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, और इसको भी कहने वाले हैं एडम्स ही, साथ साथ एडम्स के साथ जॉन डीवी ने भी इन्हें कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया भी है। त्रिमुखी प्रक्रिया के भी समर्थक एडम्स भी थे और दूसरे इन्होंने कहा है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। और त्रिमुखी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, एक शिक्षक आएगा, दूसरा छात्र आएगा, और तीसरा जो इसमें शामिल किया गया है वह है समाज। क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर समाज को शामिल नहीं करेंगे, शिक्षक और छात्र ही सिर्फ रहेंगे, तो शिक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि छात्रों में सामाजिक गुणों का समावेश नहीं हो सकता है। इसलिए एडम्स ने पहले त्रिमुखी प्रक्रिया भी कहा, फिर त्रिमुखी भी प्रक्रिया भी कहा। अब अगला जो है वह है जो शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था है, वह है कि शिक्षा प्रक्रिया जो है वह बहुमुखी है। शिक्षा बहुमुखी यहाँ बहुमुखी कहने का मतलब बहुत सारे दर्शन शास्त्री ने भी इनको कहा है कि बहुमुखी है, जिसमें कि रॉस भी हैं, एलन टेलर है, इन सब ने कहा है कि शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुमुखी प्रक्रिया में का मतलब है इसमें कि लोकतंत्रीय वातावरण में शिक्षा देने पर बल दिया गया है, कि जहां लोकतंत्र की भी शिक्षा देंगे हम, लोकतंत्रीय वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में शामिल करेंगे, मतलब छात्रों को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी शिक्षा प्राप्त करने की। इसमें शिक्षक भी आएंगे, छात्र भी सब आएंगे, समाज भी आएंगे, देश भी आएंगे, और अंतरराष्ट्रीय मामले भी इस बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। इसलिए इसे बहुमुखी प्रक्रिया कहा गया है। अगला जो इसका पॉइंट है शिक्षा प्रक्रिया की विशेषता का, वह कहा गया है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया के सबसे बड़े समर्थक जो थे वह अरस्तु थे। इन्होंने भी कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी की है, और यही जो है अरस्तु शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है विशेषता भी बताए थे, और उनके समर्थक भी थे, क्योंकि उनके अनुसार जब तक सामाजिक दृष्टिकोण से बालक को शिक्षा नहीं दी जाएगी, समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं को शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक वह शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती है। अगला जो इसका पॉइंट है वह है शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है। शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया। देखिए, जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, चाहे वे भारतीय शिक्षा शास्त्री हो या पश्चात शिक्षा शास्त्री हो, सभी ने शिक्षा प्रक्रिया की इस
विशेषता का समर्थन किया है कि शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है, कि मनुष्य जब से जन्म लेता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है, वह जहाँ रहता है, जिस परिवेश में रहता है, वहाँ से वह कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, चाहे घर पर हो, समाज में हो, यात्रा पर हो, या फिर किसी कार्य स्थल पर ही क्यों न हो। व्यक्ति कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखता ही रहता है, और यह सीखने की, शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। इसका अगला पॉइंट है, वह है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। तो गतिशील कहने का मतलब है एक गति होनी चाहिए शिक्षा सीखने में। मतलब कि अगर कोई शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं तो नीचे से धीरे धीरे हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कि जैसे कि हम क्लास फर्स्ट पहले पास किए, उसके बाद सेकेंड में गए, थर्ड में गए, जैसे जैसे ही बढ़ते हैं पढ़ाई का लेवल बढ़ते जाता है, मतलब उसकी गति बढ़ते जाती है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आयु के अनुसार मानसिक दृष्टिकोण से समृद्ध होते जाएंगे, वैसे वैसे शिक्षा की प्रक्रिया भी आगे गति लेती जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को भी सभी पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री के साथ साथ सभी भारतीय शिक्षा शास्त्री ने भी इसका समर्थन किया है। ये टॉपिक अब समाप्त हो गया है। अगले क्लास में हम दर्शन के बारे में पढ़ेंगे।